वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? करते हैं सब खैरियत से होंगे। और चैप्टर नंबर 4 एनवायरमेंटल पोल्यूशन के शॉर्ट क्वेश्चन के साथ एमसीक्यूज हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट 3 कॉजेज ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन के कोई से 3 कॉजेज लिखने हैं। तो पोल्यूशन के जो बड़े बड़े कॉजेज हैं उनमें इंडस्ट्रियल स्मोक, जब इंडस्ट्रियों में कोई चीज़ जलती है, रॉ मटेरियल जलता है तो उसके नतीजे में जो गैसेस प्रोड्यूस होती है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो गैसेस है जब एटमॉस्फेयर में जाती हैं तो ये एयर पोल्यूशन काज करती हैं। इसके अलावा व्हीकल के अंदर जो पेट्रोल होता है, डीजल, गैस, ऑयल, जब ये इसकी बर्निंग होती है तो उसके नतीजे में भी कार्बन डाइऑक्साइड और ये गैसेस एयर में जाके एयर पोल्यूशन काज करती हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट को जब आग लगती है तो उसके नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर में जाती है और पोल्यूशन काज करती हैं। तो आंसर है इंडस्ट्रियल स्मोक, व्हीकल स्मोक और फॉरेस्ट फायर स्मोक। ये 3 मेजर कॉजेज है। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, 3 चूँकि 3 लिखनी है तो दैट्स इनफ। नंबर 2 है व्हाट आर द 4 इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन लाइफ। एयर पोल्यूशन की लाइफ पे कौन से 4 इफेक्ट हो सकते हैं? तो एयर पोल्यूशन के बहुत सारे इफेक्ट हैं, क्योंकि हमने 4 लिखने हैं। तो चारों में सबसे पहले ये है कि ये डिजीज़ काज करते हैं, जो वाटर होता है या जो लैंड होता है उसको गंदा कर देते हैं, कंटामिनेट कर देते हैं। इसके अलावा ये इसकी वजह से, पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन होती हैं, क्योंकि जो हार्मफुल गैसेज हैं जिस तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं इसके ऊपर रेन होती है तो H2O इसके साथ कंबाइन होके गैसेस बनाती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये एसिड्स बनाती हैं जिसको हम एसिड रेन कहते हैं। और इसके अलावा फ्लडिंग भी इसकी वजह से होती है, चूँकि जो बर्निंग प्रोसेस होता है इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। जब ये ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में जाती हैं तो ये एक लेयर बनाती हैं इसके ऊपर, उस लेयर से सनलाइट तो ज़मीन तक एंटर हो सकती है, लेकिन वो जो गैसेस है वो हीट को दोबारा ऊपर जाने नहीं देते, जिसकी वजह से अर्थ का सरफेस गर्म हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। और जब टेम्परेचर राइज होगा तो उसकी वजह से बारिशें ज़्यादा होती हैं और फ्लड होती है, जिस तरह ये आजकल बहुत ही आम है कि फ्लड होती है। इसकी वजह यह है कि ग्लोबल वार्मिंग है। तो नंबर 2 का आंसर है 4 इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन लाइफ आर कॉजेस डिजीज, पोल्यूशन, पॉल्यूट, गंदा करते हैं वाटर एंड लैंड एनवायरनमेंट, प्रोड्यूस एसिड रेन एंड फ्लड। तो नंबर 2। नंबर 3 है व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट जिससे मैंने बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में जाती हैं, ऊपर से तो हीट आती है रेस की फॉर्म में, जब ये ज़मीन पे पड़ती हैं ज़मीन से ये रेस दोबारा उठ के ऊपर जाती है। जब ऊपर जाती हैं, चूँकि ऊपर ग्रीन हाउस के गैसेस की एक तह सी बनी हुई है, छत सी बनी होती है, ये उसको क्रॉस नहीं कर सकती, तो वहीं पे जमा हो जाती है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो राइज होता है और इसका जो इफेक्ट होता है इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ इलाके में टमाटरों के बीज लोग लगाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, प्लास्टिक लगाते हैं। उस प्लास्टिक की मिसाल जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस की है या कार्बन डाइऑक्साइड की है। उस प्लास्टिक से तो लाइट जो है वो रेस की फॉर्म में इंटर होती है, लेकिन वो हीट उससे दोबारा वापस नहीं निकलती। अक्सर जब आप लोग पानी डालने के लिए या उसको खोलते हैं तो एकदम उससे गर्म हवा निकलती है। ये जो गर्म हवा है ये हीट है, ये उस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होती है जो हमने आर्टिफिशियली प्लास्टिक की मदद से बनाया हुआ होता है। तो यही मिसाल कार्बन डाइऑक्साइड की भी है, जो प्लास्टिक की तरह ऊपर एटमॉस्फेयर में मौजूद है और हीट को ऊपर जाने नहीं देता, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है। तो थर्ड वन का ऑप्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर अलाउ सनलाइट टू रीच द अर्थ सरफेस। सरफेस तक तो आती है बट डज नॉट अलाउ टू लीव द अर्थ। हीट डज नॉट अलाउ हीट टू लीव द अर्थ सरफेस। वो अर्थ सरफेस को नहीं छोड़ता। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस फिनोमेना को, यह प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो ये हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्वेश्चन 3 सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 है
व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के क्या इफेक्ट हो सकते हैं जो आजकल हम देख रहे हैं। पूरे पाकिस्तान सैलाबों की लपेट में, हर तरफ सैलाब ही सैलाब हैं। तो ये सारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हुआ है, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, समंदर की सतह राइज हो रही है, बुलंद हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा बारिशें होती हैं और ज़्यादा बारिशों की वजह से सैलाब आते हैं, और सैलाबों की वजह से जो दरियाओं के आसपास जगह हैं वो ख़त्म हो रही हैं, उसको दोबारा ताम कर रहे हैं, वो दोबारा तबाह हो रही हैं। तो ये सारे इफेक्ट जो हैं ये ग्लोबल वार्मिंग के हैं। तो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड इज चेंजिंग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कॉजिंग मेल्टिंग आइस, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ सी, आइस मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल इंक्रीज हो रही है, यानी समंदरों में जो पानी की सतह है वो बुलंद हो रही है। ड्यू टू दिस मोर रेन एंड फ्लड विल अकर, ज़्यादा बारिश होती हैं, ज़्यादा सैलाब आते हैं, विच विल लीड टू डिसअपीयरेंस ऑफ कोस्टल एरिया एंड आइसलैंड इन द सी, जो कोस्टल एरिया हैं, जो साहिली इलाके हैं या आइलैंड हैं, बहुत सारे मुल्कों के अंदर जो जजीरे हैं उनकी वजह से वो डिसअपीयर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अगर ये सिलसिला बाकी रहा, टेम्परेचर पे कंट्रोल ना हुआ, तो ये जो एरियाज़ हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। तो जब कभी भी सैलाब आती हैं, हमारे पाकिस्तान में सैलाब आते हैं, तो जो कोस्टल एरिया होते हैं या समुद्रों के जो आसपास जगह होती है उनको एकदम खाली कर लिया जाता है कि किसी भी वक्त उनको बहा के लिया जा सकता है। तो इसलिए इन जगहों पे ज़्यादा चांस होते हैं सैलाब के। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि राइट 3 वेज ऑफ प्रिवेंटिव मेजर टू रिड्यूस पोल्यूशन, पोल्यूशन को कम करने के लिए कोई से 3 तरीके। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात लगाएं तो ये पोल्यूशन को कम करने का एक बहुत ही बड़ा ज़रिया है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी कम होती है, टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। फॉरेस्टेशन कर, रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि पहले जहाँ पे जंगलात मौजूद थे उनकी कटाई की गई, उनकी जगह नए दरख्त लगाए जाएँ, और एफॉरेस्टेशन जो बंजर इलाके हैं वहाँ पे भी जंगलात लगाए जाएँ। तो इससे बहुत हद तक पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसी गाड़ियाँ, लोकल गाड़ियों पे पाबंदी, जो फ़र्ज़ करे एक बंदा अपने लिए एक गाड़ी यूज़ करता है, तो जो नंबर ऑफ़ गाड़ीज़ हैं उनको रिड्यूस की जाए, व्हीकल्स को रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए, उन पर पाबंदी लगाई जाए। और इसके अलावा वो गाड़ियाँ जो बहुत ही ज़्यादा धुआं खारिज करता है, रिलीज़ करता है, स्मोक रिलीज़ करता है, उन पर मुकम्मल पाबंदी लगानी चाहिए। इससे पोल्यूशन कंट्रोल होगी। और फैक्ट्रीज़ जो है उनको सिटी से अगर शिफ्ट किया जाए, ऐसे एरिया में जहाँ पे जंगलात ज़्यादा होती हैं या साइड एरिया पे शिफ्ट किया जाए, तो उससे भी पोल्यूशन कंट्रोल हो सकती है। तो प्लांटेशन ऑफ न्यू ट्रीज़ एंड बैन ऑन कटिंग ऑफ existing trees, vehicles should be reduced in number, and smoke emitting vehicles should be banned. Factories should be shift from cities से उनको शिफ्ट किया जाए। इसके बाद जो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन वाला क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन के बाद शुरू होता है। तो इन्वेस्टिगेशन में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिजीज़ एंड पोल्यूशन, पोल्यूशन और डिजीज़ में क्या रिलेशनशिप है। तो जो सारी बीमारियां हैं वो होती ही पोल्यूशन की वजह से हैं। तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन डिजीज़ एंड पोल्यूशन, पोल्यूशन की ही वजह से ये बीमारियां होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम गंदा पानी पी लें तो उसकी वजह से कोलरा हो सकती है, डायसेंट्री हो सकती है, टाइफाइड हो सकता है, और भी बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं जो उसकी वजह से हो सकती हैं। या अगर हवा में कोई गंदी गैस मौजूद है उसको हम इनहेल कर लेते हैं, सिगरेट स्मोक है उसको अगर हम इनहेल कर लेते हैं तो लंग कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, कैंसर काज करता है। या हम कोई जंक फूड ले लेते हैं बाज़ार से, ऐसे फूड जिसमें जर्म होते हैं, उसको पोल्यूटेड फूड कहते हैं, अगर हम वो खा लें तो उससे भी बीमारी हो सकती है। तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन डिजीज़ एंड पोल्यूशन। पोल्यूशन is the main cause of diseases. For example, polluted water contain bacteria which cause typhoid. ये मैंने एक मिसाल ली हुई है जो टाइफाइड काज कर सकता है। पोल्यूटेंट सिगरेट स्मोक काज कैंसर, जो सिगरेट स्मोक होती है वो कैंसर काज करती है। तो ये था उसका आंसर। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट 2 है कि आइडेंटिफाई बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल प्रेजेंट इन योर एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल मौजूद है और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल मौजूद है उसको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले तो बायोडिग्रेडेबल कहते किसे हैं,
बायोडिग्रेडेबल वो मटेरियल होते हैं जो आसानी से डिग्रेड हो, ख़त्म हो फ्रॉम द इन्वायरमेंट बाय द एक्शन ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया, यानी फंजाई और बैक्टीरिया उन पे अमल करके उनको डिकम्पोज करके एनवायरनमेंट से ख़त्म कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट या सब्सटेंसेस कहते हैं। जबकि वो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जो इनके एक्शन से ख़त्म ना हो, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट कहते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल में हमारे पास आते हैं लीव्स ऑफ प्लांट, ब्रेड, वोड, वेजिटेबल, फ्रूट, डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, इनमें वो आ गए। अच्छा, ये थे बायोडिग्रेडेबल की कुछ एग्जांपल। इस तरह और भी बहुत सारी है, 1000 ऑफ मौजूद हैं, हमने सिर्फ छन्नी लिखनी है। नॉन बायोडिग्रेडेबल में हमारे पास आते हैं पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक बॉटल्स, कंप्यूटर के कंपोनेंट जिसको बैक्टीरिया ख़त्म ना कर सके। तो ये थे इन्वेस्टिगेशन के दोनों पार्ट्स। अब है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, उसको सॉल्व करेंगे। तो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन में हमारे पास पहला है, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन की काज क्या है। तो पोल्यूशन के बहुत सारी काजेज हो सकती हैं। डिफॉरेस्टेशन है, जंगलात हटाने को कहते हैं, जिससे पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। अगर जंगलात हो तो पोल्यूशन को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा ओमिशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, जो टॉक्सिक गैसेस एटमॉस्फेयर में शामिल होती है वो किसी भी मीन, मैंने बता दिया कि इंडस्ट्री से होती हैं, घरों से होती हैं, व्हीकल्स, जब भी कोई जलाने का अमल होता है तो उससे गैसेस एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाती है, एटमॉस्फेयर में चल जाती है, जो पोल्यूशन काज कर सकती है। इसके अलावा पानी के अंदर रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी पानी के अंदर जो इंडस्ट्रियों से मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, वेस्ट रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, खादों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो भी हमारे पानी को भी गंदा करता है और हमारे इन्वायरमेंट को भी गंदा करता है। और इसके अलावा जो सीवेज वाटर होता है वो भी बहुत हद तक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन काज करता है, क्योंकि जो सीवेज वाटर है उसके अंदर बहुत सारे पैथोजन बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जरासीम होते हैं। अगर उनको ट्रीटमेंट किए बगैर छोड़ देते हैं तो वो भी पोल्यूशन काज करते हैं। तो ये पोल्यूशन के मेजर काजेज हैं। इसके अलावा नंबर 2 है, वाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड बैन ऑन यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग के ऊपर क्यों पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बैन लगाया है? क्योंकि पॉलीथीन बैग जो है ये कभी ख़त्म नहीं होते और माहौल में पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन काज होती है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिस तरह मैंने बता दिया कि ये बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई कभी ख़त्म नहीं होते, हर वक्त पड़े रहते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर बैन लगाया हुआ है। बिकॉज पॉलीथीन बैग आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रिमेन इन द एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काजेस पोल्यूशन, पोल्यूशन काज करते हैं, जिसकी वजह से ये इन पे हुकूमत ने बैन लगाया हुआ है। आखिरी क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन का कि इफ़ it is written D to W on the polythene bag, then why there is no ban on the use of such a bag? फिर ऐसे बैग्स के यूज़ पे पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई? क्योंकि ऐसे बैग्स के अंदर उन्होंने ऐसे मटेरियल शामिल कर लिया है कि जो बैक्टीरिया और फंजाई के एक्शन से ख़त्म हो सकते हैं, डिग्रेड हो सकते हैं, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन काज नहीं कर सकते। इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसे बैग्स से पाबंदी उठा ली है और ऐसे बैग यूज़, बल्कि हुकूमत ने खुद रिकमेंड किए हैं ऐसे बैग, ये बैग यूज़ किए जाए ताकि जो माहौल की पोल्यूशन है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो, उसको कम से कम किया जा सकते। बिकॉज दीज बैग हैज़ अ सच अ मटीरियल विच इज़ डिग्रेडेबल, जो डिग्रेडेबल है एंड कैन ईजीली बी डिग्रेडेड एंड रिमूव फ्रॉम द इन्वायरमेंट, और डिग्रेड करके उनको माहौल से आसानी से रिमूव किया जा सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसे मवाद के इस्तेमाल पर, ऐसे बैग से इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं लगाई। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट। इसके बाद प्रोजेक्ट है कि प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कैसे यूज़ कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट प्लास्टिक बकेट्स, पील्स ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड एग शेल, ग्रास, ड्राई लीव्स, वाटर, वुडन रॉड, ये मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे। प्रोसीजर क्या होगा कि in a small plastic bucket put peel of vegetable, fruit, egg shell, dry leaves and some grasses
over water so that all of these become wet. Stir with the help of wooden rod to that these can get ऑक्सीजन हासिल कर लेंगे। इसको थोड़ा सा हिलाएंगे एक वुड यानी लकड़ी के रॉड के साथ, अगर इसको हिलाएंगे तो ये ऑक्सीजन हासिल कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है when these things become brown it mean fertilizer has been made। जब ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे मतलब फर्टिलाइजर हमारे पास तैयार है। इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जिसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहते हैं। यू कैन नाउ यूज़ इट फॉर प्लांट। अब इसको प्लांट के लिए इसलिए घरों में आसानी से बनाया जा सकता है, इसको बना सकते हैं बाई एक्टिविटी। तो हम चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।